नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। एंटीलिया केस के बाद लगातार हो रहे नए खुलासों और दावों के बाद बीजेपी उद्धव सरकार पर हमलावर हो गई है। आज तक से बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस महकमे में वसूली और दलाली के आरोपों को लेकर सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, उनकी सरकार को घेरा है और कहा है कि उन्हें नैतिकता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। अमित शाह से पहले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महाराष्ट्र में वसूली सरकार चल रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर गंभीर सवाल लगे। पूर्व कमिश्नर ने चिट्ठी में लिख दिया, जब इस तरह से हफ्ता महीना वसूली 100 करोड़ वसूली की बात हुई, बतौर गृह मंत्री आप इसको कैसे देखते हैं? देवेंद्र फडणवीस होम सेक्रेटरी से भी मिल रहे हैं। क्या केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है? और पुलिस पर ऐसा आरोप लगना कि महीना वसूली करते थे, इस पर बतौर गृह मंत्री आप क्या कहेंगे? देखिए, अब सिर्फ पुलिस कमिश्नर का सवाल नहीं है और कुछ अफसरों ने भी चिट्ठी लिखी है। मैं कैंपेन में हूँ, मैं देवेंद्र जी जो भेजेंगे उसको आराम से देखेंगे, मगर ये नैतिकता का सवाल है और मेरा मानना है महाराष्ट्र सरकार ने नैतिकता बतानी चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको लगता है गृह मंत्री को हटाना चाहिए? सर, मैं मुख्यमंत्री को कोई सलाह देना नहीं चाहता, मगर नैतिकता का कॉल उन्होंने लेना चाहिए। महाराष्ट्र में मित्रों जो हो रहा है वो विकास नहीं है, वो वसूली है। परसों अपने पटना के प्रेस में मैंने कहा था कि ये महा लूट अगाड़ी है। अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया कि महा वसूली अगाड़ी भी है। इतने बड़े महाराष्ट्र, ऐसे बड़े प्रदेश में आईपीएस और बड़े पुलिस पदाधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में सीधा वसूली हो रही है। एक्सटॉर्शन इज बीइंग डन। हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय एक ऑनेस्ट बहादुर महिला पदाधिकारी, रश्मि शुक्ला नाम है शायद, उसको सिविल डिफेंस का डीजीपी बना दिया गया। उद्धव सरकार पर इस जोरदार प्रहार के पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट के आधार पर दावा किया है कि वहां पुलिस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में दलाली का नेटवर्क चलता है। ये रिपोर्ट अगस्त 2020 में राज्य के डीजीपी को सौंपी गई थी। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने दलाली नेटवर्क के आरोपों को झूठा कहा है और जिन रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है उन्हें अब बीजेपी की एजेंट कह दिया है। हालांकि इस आर पार के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर दबाव बढ़ता जा रहा है। फडणवीस ने आज एक बार फिर फरवरी में देशमुख के आइसोलेशन में होने के दावे को झुठलाया है। महाराष्ट्र में पुलिस वालों से वसूली कराने का आरोप ठंडा भी नहीं पड़ा है कि राज्य के गृह विभाग की नाक के नीचे अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में दलाली नेटवर्क के आरोप लग गए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 6.3 जीबी डेटा कॉल रिकॉर्ड्स और पूर्व इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट्स के आधार पर उद्धव सरकार पर नया हमला बोल गए। रैकेट, ये मिनिस्टर का नाम इस्तेमाल कर रहा है, उनके ऑफिस के लोगों के नाम आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में पुलिस वालों से सीधी बातचीत चल रही है। तो उन्होंने बकायदा उसके बारे में डीजी साहब के ध्यान में ला कर दिया। रश्मि शुक्ला ने 25 अगस्त 2020 को तत्कालीन महाराष्ट्र डीजीपी सुबोध जायसवाल को सौंपी रिपोर्ट में लिखा था, ऐसी शिकायत मिल रही थी कि दलालों का एक नेटवर्क बन गया है जिसके नेताओं से अच्छे संबंध हैं। ये नेटवर्क पुलिस अफसरों से पैसे लेकर उन्हें मनचाही पोस्टिंग दिलाता है। इन आरोपों की जांच के लिए कुछ संदिग्धों के फोन सर्विलांस पर लिए गए थे। रिपोर्ट फोन सर्विलांस के आधार पर तैयार की गई थी। उसी का सीडीआर लेकर फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आए थे। रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट में लिखा गया है, सर्विलांस से जो जानकारी मिली उससे पता चला कि दलाली नेटवर्क वाले आरोपों में दम था। सर्विलांस से ये भी पता चला कि इस दलाली नेटवर्क की कई रसूखदार लोगों से फोन पर बातचीत होती थी और पुलिस महकमे में नीचे से ऊपर तक के कई अफसर इनके संपर्क में थे। रिपोर्ट में उच्च स्तरीय जांच कराने और मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने की सिफारिश थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के आरोपों के मुताबिक रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट पर न तो कार्रवाई की गई, उल्टा रश्मि के करियर को नजरअंदाज किया गया।
आश्चर्य की बात यह हुई कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी के यहां चली गई और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस पे। कैसे हुई? तो पहले कमिश्नर इंटेलिजेंस को, वो सीनियर मोस्ट थी, डीजी का उनका प्रमोशन था, उनका डीजी का प्रमोशन रोक दिया गया और उनके नीचे वालों को एडवांस प्रमोशन दिया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग में दलाली के आरोपों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नए सिरे से बवाल होना तय है। रश्मि को बीजेपी का एजेंट बताते हुए महाराष्ट्र सरकार ने फडणवीस के आरोपों को झूठा कहा है। हमें लगता है ये सारे षड्यंत्रकारी रिपोर्ट भी है और रश्मि शुक्ला जी ने किसी का भी फोन परमिशन लेके टैप नहीं किया। इलीगल फोन टैपिंग करने का काम वे करती थी। उसी के आधार पे निराधार रिपोर्ट उन्होंने तैयार की। लेकिन जब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार बन रही थी तो रश्मि शुक्ला इलीगली सारे नेताओं के फोन टैप कर रही थी। उसकी भी जानकारी सरकार के पास है। उनकी लॉयल्टी बीजेपी के साथ है, इसलिए केंद्र में उनको बुला लिया गया। महाराष्ट्र सरकार की दलीलों के बावजूद राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। फरवरी में देशमुख के क्वारंटीन होने के दावे को बीजेपी ने कल ही झुठलाने की कोशिश की थी। फडणवीस अब कथित क्वारंटीन पीरियड में देशमुख के कार्यक्रमों का ब्यौरा सामने रख रहे हैं। देशमुख 15 फरवरी को प्राइवेट जेट से मुंबई आए थे। 17 फरवरी को 3 बजे मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस आए। 24 फरवरी को महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय गए थे। गौरतलब है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि देशमुख क्वारंटीन थे तो निलंबित एपीआई सचिन वाजे से कैसे मिल सकते थे। मुंबई से साहिल जोशी और दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ आज तक। चलिए हम दंगल में चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं, क्लाइडो क्रास्टो जो कि प्रवक्ता हैं एनसीपी के, किशोर तिवारी शिवसेना के नेता और पीके जैन पूर्व एडीजीपी महाराष्ट्र। सबसे पहले तिवारी जी मैं आपके पास और आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि कोई भी अगर एक सवाल उठा देता है, एक चिट्ठी लिख देता है, अगर यही कह देता है कि जांच होनी चाहिए, तो वो किसी दूसरी पार्टी का एजेंट कैसे हो जाता है? क्या इस तरह की चिट्ठी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? नहीं, हमने गंभीरता से लिया है। चलो, मैं पहली बार तुम्हारी चर्चा में आया हूँ और बहुत दिन से तुमको देखता था और एक बहुत ही मेधावी पत्रकार हो, तो तुम्हारे करियर के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और इसके बाद मैं जवाब दूंगा। अब देखिए, रश्मि शुक्ला जी ने जिनके फोन टैप किए और जिनका नाम उस लेटर में है, वो लोगों को 2017 में भी दलाली के आरोप में अरेस्ट किया गया है। अब मैं स्पष्ट करूं कि बीजेपी के वक्त तो कांस्टेबल लोगों के दलाली की भी ली जाती थी और नेताओं को तो अधिकारी मिलके मनपसंद पोस्टिंग लेते हैं। लेकिन रश्मि शुक्ला ने जो 12-13 ऑफिसरों के नाम दिए हैं, उसमें से तो एक अफसर मेरे जिले में ट्रांसफर होके आया और मैं तो आश्चर्य कर रहा हूं, उन्होंने सब 2 नंबर के धंधे बंद कर दिए और इतने कड़क है वो कि सारे लोग बंबई में जाके उनकी ट्रांसफर की ट्राई कर रहे हैं। देखो, रश्मि शुक्ला जी ने 2017 के आरोपियों का नाम लिया। देखो, 15, 16, 17 के अंदर बड़ी वसूली हुई थी। सुबोध जायसवाल ये कंट्रोवर्सी में फंस गए थे क्योंकि 17 वाले लोगों पर तो एक्शन हो गया ना किशोर तिवारी जी। जून 2017 के जिन लोगों का वो जिक्र कर रही है, वहां पर तो एक्शन हुआ। लेकिन जब 2020 की वो जांच की बात कर रही है, जहां पर वो कह रही है कि ड्यू प्रोसीजर को फॉलो करते हुए फोन्स टैप किए गए, उस पर एक्शन क्या होगा या सिर्फ इसे इस बात को लेकर डिसमिस किया जाएगा कि नहीं ये राजनीतिक आरोप है? नहीं, एक्शन तो होगा। और देखो, दलालों की दुनिया बहुत दिनों से सक्रिय है। ये लोग सरकारें कोई भी आए, ये कॉमन रहते हैं। लेकिन सारी ट्रांसफर पैसे लेके की गई, वो तो ऐसा ही आरोप हुआ। परमवीर ने कह दिया कि 100 करोड़ रुपया
वसूली करने को गए, कितने पैसे दिए, किसको दिए? अरे क्या है, बीजेपी विचलित हो गई है, उन्हें सत्ता में कैसा भी आना है, लेकिन बदनामी करने का जो तरीका है, इससे महाराष्ट्र की छवि पूरी खराब हो रही है। ये सब बेबुनियादी आरोप है। मैं बताता हूँ, देखिए, अगर जिन अधिकारियों के नाम उसमें हैं वो महाराष्ट्र में सेवारत है और वो तो कोई बीजेपी के या शिवसेना के कार्यकर्ता नहीं है, उनको भी सबको पूछ लिया जाए कि आपने भैया ये पोस्टिंग के लिए कितने पैसे दिए? कैसी बात करते हो आप? हाँ, कोई उगाही करने के तरीके ऐसे होते हैं? अरे राजनेताओं को ट्रांसफर के लिए मिलने वालों की लाइन लगी रहती है, कोई सामाजिक काम के लिए मंत्रालय में नहीं आता है। और मैं तो पिछली सरकार में 4 साल था, मैंने तो हरदम ही दलालों से घिरा हुआ देखा इनको। और ये क्या बोलते हैं, जिनके नाम है एक चिट्ठी आपको लिख देनी चाहिए थी ना किशोर तिवारी जी उस समय, 4 साल में जब आपने दलालों से घिरा हुआ देखा था। लेकिन मैं आपके पास लौटती हूँ। पहले प्रेम शुक्ला जी, जो आरोप आप पर किशोर जी लगा रहे हैं, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार लगा रही है कि आपके एजेंट्स के इशारों पर ये सारी चीजें हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी बेचैनी में है कि गिर जाए वहां की सरकार तो वहां सरकार बना सके। देखिए, सरकार गिरे न गिरे ये बात का मुद्दा है क्या, लेकिन ये सरकार का, किसी भी सरकार का ये धर्म है कि आप एक उद्योगपति के घर के बाहर जिलेटिन प्लांट करने वाले अधिकारी का डिफेंस करें। एक आप उद्योगपति के घर के बाहर सचिन वाजे बम प्लांट करते हैं, जिलेटिन प्लांट करते हैं, और उनके डिफेंस में कौन निकलते हैं? आदरणीय उद्धव ठाकरे, आदरणीय संजय राउत। क्यों निकलते हैं? अगर उनका जो है उस अधिकारी के साथ किसी प्रकार का नेक्सस नहीं है तो उसको डिफेंड करने की आवश्यकता नहीं, जांच होने देते हैं, एनआईए जांच करती है उसकी, लेकिन उसको डिफेंड करने निकल पड़े। अब दूसरी बार अनिल देशमुख के बारे में 100 करोड़ रुपए की, भाई परमवीर सिंह जी को कमिश्नर किसने बनाया था? आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने ही बनाया था ना। वो किसको विश्वास में लेकर तमाम कार्रवाइयां कर रहे थे? आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को ही लेकर कर रहे थे। अब आदरणीय उद्धव ठाकरे, कृपया सुन ले, बीच में ना बोले, कृपया बीच में ना बोले, मैं आपको बहुत धैर्य से सुन रहा था ताकि एक स्वस्थ बहस हो सके। अब उसके परमवीर सिंह जो होंगे वो बीजेपी के एजेंट हो गए। रश्मि शुक्ला अगस्त में शिकायत लिखती हैं और वो पत्र में बहुत स्पष्टता से लिखती हैं कि हमने जो है जो टेलीफोन जो ऑब्जर्वेशन में रखे वो ड्यू प्रोसेस का पालन करते हुए रखा, और उसका पत्र उन्होंने पूरा एविडेंस किसको दिया? डीजीपी को दिया। डीजीपी ने उसको फॉरवर्ड किया। उस पर कार्रवाई क्या हुई? अगर रश्मि शुक्ला गलत कर रही थी तो रश्मि शुक्ला पर क्या कार्रवाई हुई? और यदि रश्मि शुक्ला सही कर रही थी तो जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसका क्या कारण था? और जब आज आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने सारे मामलों को विस्तार से जनता के समक्ष रख दिया तो आज आप रश्मि शुक्ला जो है एजेंट होंगे भारतीय जनता पार्टी की, ये क्या तरीका है साहब? आप जो है कुकर्मियों को, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को आप जो है पूरी तरह से बचाने का प्रयास क्यों करते हैं? एक सरकार जो संविधान की शपथ लेकर बैठी सरकार अपराधियों की संरक्षक बन जाए, क्या उससे यह अपेक्षा है क्या? चलिए प्रेम शुक्ला जी, आपने आरोप लगा दिए हैं। किशोर तिवारी जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार जरा हम शुरुआती प्रतिक्रियाएं सबसे ले रहे हैं। क्लाइडो क्रास्टो जी, ये समझाइए कि अगर राजनीतिक आरोप भी हैं, क्या ये इतने गंभीर नहीं है? क्या ये जो रश्मि शुक्ला की ओर से जो रिपोर्ट दिया गया, अगस्त की बात है, अगर वाकई राजनीति होती तो आज जाकर क्यों इसे सार्वजनिक किया जा रहा होता? आज क्यों उसके जो टेप्स हैं उसे जाकर केंद्रीय गृह सचिव को देने की बात? यही तो सवाल है ना। नहीं, सवाल तो यही है कि अगर वाकई राजनीति होती अगस्त में थोड़ा और अस्थिर कर देते आपको। नहीं, मेरा श्वेता जी, क्या मैं बात कर सकता हूं? आपने सवाल किया, क्या मैं उत्तर दे सकता हूं आपके प्रश्नों का? ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरा नाम क्लाइड है, क्लाइड क्रास्टो। हाँ, ये आपसे कहना चाहता हूं मैं। अच्छा, दूसरी बात है, आपने कहना कि ये राजनीति है, राजनीति, हाँ कोई बात नहीं, राजनीति नहीं तो क्या है? हमारा सवाल ये है कि परमवीर सिंह जी जो है आज सवाल उठा रहे हैं, क्या अगस्त में उन्हें पता नहीं था? क्या उन्हें फरवरी में पता नहीं था? ये बातें उनको पता थी, ये सब चीजें उनकी जानकारी में थे। अगर वो कहते हैं कि उन्होंने लेटर लिखा है कि ये चीजें हुई है तो वो कहते हैं, ठीक है, तो जब क्यों नहीं कहा उन्होंने? जब उनका तबादला हुआ तब जाकर ये बात कर रहे हैं।
अभी आप कह रहे हैं रश्मि शुक्ला जी के बारे में, ठीक है, रश्मि शुक्ला जी ने जो उनके जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में जो नाम दिए हैं उनमें से 4 नाम मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आप फडणवीस साहब भी बहुत पेपर लेकर घूम रहे हैं, इसलिए आज मैं भी पेपर लेकर आया हूं। उसमें 4 नाम है और मैं बड़े बड़े नाम जो उनका उल्लेख करना चाहता हूं। एक तो संदीप बिश्नोई है, विपिन कुमार सिंह है, संजय वर्मा है और विनय चौबे। ये 4 नाम उन्होंने क्या किया, इनमें डीलिंग हुई है, ट्रांसफर के लिए पैसे लेकर डीलिंग हुई है। यह कोई भी ट्रांसफर हुआ नहीं है। जो उन्होंने नाम दिए हैं वहां पर, उनके फेरिस्त में जो नाम है, 80% नाम जो है उनका तबादला हुआ ही नहीं है। ये झूठ वाली बात जो लेकर देवेंद्र फडणवीस जी घूम रहे हैं, ये कुछ भी नहीं। पहले उन्होंने कहा कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया अनिल देशमुख साहब ने, तो हमने बता दिया कि भाई वो जब निकल रहे थे अस्पताल से तो कई चंद पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, तो वो बैठकर उन्होंने जवाब दिया। फिर वो कह रहे थे कि भाई वो कहीं और गया। अभी ये बता रहे हैं कि मूवमेंट, आप मूवमेंट सिर्फ बातें कर रहे हैं, सिद्ध कर दीजिए। आदरणीय अनिल देशमुख साहब जब 15 या 16 फरवरी से जब घर पर थे, 27 तारीख तक वो कहीं नहीं गए, कोई मूवमेंट नहीं। सिर्फ जो मैदान में, ग्राउंड में सेहत की वजह से एक राउंड मारते हैं ना, उस तरह के वो निकले थे बाहर, वो मूवमेंट का रिकॉर्ड है। अभी वो कहते हैं कि मेरे पास जो भी नाम है मैं सिर्फ सेंट्रल के होम सेक्रेटरी को जाकर दूंगा या मैं उनको बताऊंगा। क्यों नहीं बताते, हमने बता दी। ये जब नाम जो बता रहे हैं, जो नहीं बताना चाहते, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं, क्योंकि ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। मैं आपको नाम बता कर रहा हूं, तो ये झूठ बोलने के बाद गोल गोल घुमाकर बात करना है। देखिए, तब तो अगर अच्छा उनके पास ये सब डिटेल्स था और वो कहते हैं कि अच्छा है ना कि वो सच्चाई है, सीधे आप लोग इसे इसका जांच होने दीजिए, अदालत तक भी मामला पहुंचेगा तो आप लोग तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। होने दीजिए, सवाल ये उठ जाता है होने दीजिए ना। हम तो कहते हैं श्वेता जी, हम खुश है, हम नहीं सुनिए, हम खुश है, जांच होने दीजिए, हम तो खुश है, ये जांच होने दीजिए। परमवीर सिंह जी जो सर्वोच्च न्यायालय में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, हम तो बहुत खुश है। क्यों सच्चाई बाहर आएंगी, क्यों अगर ये जब से ये कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ले, पॉइंट टू पॉइंट उनके प्रश्नों को जो है उत्तर देकर हमको झूठ साबित कर रहे हैं, तो हम तो खुश है कि आज हो जाने दीजिए। ये जो कर रहे हैं ना, हो जाने दीजिए कि उनका जो झूठ है ना, उनका पर्दाफाश हम कर रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं, आने दीजिए, आज कल परसों करने दीजिए कि जनता के सामने, देश के सामने ये कितना झूठ बोल सकते हैं और कितने हद तक गिर सकते हैं, उसकी सच्चाई जो है हम जनता के सामने लेकर आएंगे। तो करने दीजिए, हम तो बहुत खुश है। आने दीजिए और सवालों को, और हम जवाब देंगे और सच्चाई बताएंगे लोगों को। चलिए, महाराष्ट्र के पूर्व एडीजीपी पीके जैन भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। जैन साहब, ये समझाइए कि ये सब कुछ जो चल रहा है, लोगों को लगता था कि मुंबई से सिर्फ फिल्में निकलती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिल्मों का इंस्पिरेशन ज्यादा निकलता है। ये सारी चीजें सचमुच जिस तरह से हो रही हैं, जिस तरह की चिट्ठियां सामने आ रही हैं, जिस तरह की चिट्ठियां सामने आने के बाद पुलिस अफसरों को एजेंट कहा जा रहा है, नेताओं का, पार्टियों का, इसमें क्या सच्चाई है और क्या जांच होनी नहीं चाहिए इस पूरे मामले में? मुझे 2 मिनट बोलने के लिए दीजिए। देखिए, रश्मि शुक्ला जो है वो बहुत ही बेहद प्रामाणिक और एफिशिएंट अधिकारी हैं। उनकी ऑनेस्टी के बारे में किसी के मन में कोई संदिग्धता नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने अगस्त महीने में एक चिट्ठी अपने डीजीपी को लिखी थी जो प्रॉपर चैनल से सरकार के पास पहुंची, तो उस चिट्ठी के ऊपर अगस्त से लेके आज तक क्या कार्रवाई की गई? सरकार ने कोई जांच बिठाई क्या उसके ऊपर? कोई ऑफेंस दाखिल किया क्या? उन्होंने बड़ा क्लियरली, मैंने भी वो पूरी चिट्ठी पढ़ी है जो आज मीडिया में घूम रही है, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि पूरे ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास में सील्ड एनवेलप में हमारे पास में रिजर्व रखे हुए हैं। सरकार ने अगर कोई जांच की होती तो पता चल जाता इसमें एजेंट कौन है, उन एजेंट के आगे कनेक्शन क्या क्या है, कहां पैसा जाता था, कहां नहीं जाता था, जो भी चीजें थी वो स्पष्ट सामने आ जाती, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं की गई। आज परमवीर सिंह ने यह मामला उजागर कर दिया, इसमें जांच की बात चल रही है, रश्मि शुक्ला को बीजेपी का एजेंट बोला जा रहा है। अब आप हर अधिकारी जो ईमानदारी से अपना काम करना चाहता है उसको अभी आप पॉलिटिकल हलकों में बांट देंगे तो कैसे काम चलेगा? नंबर 2, तिवारी जी ने बोला कि उनको मालूम है कि पिछले सरकार में 4 साल उन्होंने देखा पूरी सरकार दलालों से घिरी रहती थी। आप परमवीर सिंह के 3 दिन लेट किए हुए जो बयान है उसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। बयान नहीं है, उसने तो राइटिंग में दे दिया और आप 4 साल ये देखते रहे और आपने मुंह नहीं खोला, बड़े अजीब बात है। नंबर 3, आज तक मुख्यमंत्री ने एक बार भी ये नहीं बोला कि परमवीर सिंह मुझे मिले नहीं और उन्होंने मुझे अनिल देशमुख जी के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं की। आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं है। शिवसेना की तरफ से उनकी लीडरशिप जिनको इस पूरे मामले की जानकारी है वो पूरी तरह से चुप है, एक भी स्टेटमेंट आया नहीं। और जितने भी एनसीपी ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो सारे उसमें इतने दुनिया भर के लूप होल्स हैं जो सबके सामने उजागर हो रहे हैं। मेरा ये बोलना है कि हम हर चीज को पॉलिटिक्स की परिधि में बांट देते हैं। लूप होल जो एनसीपी में है कि बीजेपी वालों में है?
प्रशासन जो है उसकी बात कोई नहीं करता। इन्वेस्टिगेशन खड्डे में चली गई। अभी जो वो इन्वेस्टिगेशन है कहां जा रही है? एटीएस ने दूसरा केस एनआईए को सौंपना था, वो सौंप नहीं रहे। उसमें कुछ अलग तथ्य निकाल के बता देंगे। दोनों इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं डायकोटमी आ जाएगी, जिसका फायदा आरोपी को मिलेगा। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से चल क्या रहा है? आप एक जस्टिस की डिमांड ऐसी है कि दोनों इन्वेस्टिगेशन जैन साहब, आपने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, इसका जवाब जरूर हम लेते हैं। किशोर तिवारी जी, जो सारी चीजें उन्होंने कही हैं उसका जवाब इसीलिए भी जरूरी है। जी किशोर, क्या मैं कह सकता हूं? जी आप ही, जी कहिए पीके जैन सर, कहिए। नहीं, वो कोलासरी अपने क्लाइड जी बोल रहे थे। क्लाइड जी जी मैं बात कर सकता हूं ना। श्वेता जी, क्या मैं उत्तर दे सकता हूं जैन साहब को? नहीं, मेरा कहने का मतलब कि देखिए ऐसा है कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इस चीज को। तिवारी जी, एक मिनट मैं अपना बात रख दूं, आप फिर कर लीजिए। हाँ बोलिए। ठीक है, बोलिए ना, बोलिए। श्वेता जी, जैन साहब जो है कल भी मेरे साथ डिबेट में थे, उनको काफी उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, पूर्व मुंबई पुलिस के थे। मेरा कहने का मतलब उनसे ये भी है कि आप कह रहे हैं कि लूप होल्स है जो एनसीपी कहती, लूप होल तो हमने जो बीजेपी बता रहे हैं 2 दिन से, वो सब लूप होल्स हम खोल रहे हैं। हम बता रहे हैं कि भाई वो जो बातें कर रही, वो कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, हमने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या सकते बात जो है। वो कह रहे हैं कि मूवमेंट था तो हमने बता दिया क्या मूवमेंट है। वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रांसफर में पैसे लिए गए तो हमने नाम लेकर बताया कि ट्रांसफर नहीं है। तो ये जो झूठ बोल रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए जैन साहब। आप थोड़ा चाहिए तो मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों के भेज देता हूं, आप कंपेयर कर लीजिए। आप क्लाइड जी, मेरे को एक चीज बता दीजिए। जैन साहब, आप बात करें तभी मैं बात नहीं कर रहा, आपकी बहुत आदर करता हूं, मैं आपको इंटरजेक्ट नहीं करना चाहता। जैन साहब जी, आपने अपनी बात रख ली है। आपने जो बात कही कि वो कभी ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुए ही नहीं, और ये लेकिन पीके जैन जो सवाल उठा रहे हैं वो सीधे तौर पर किशोर तिवारी से ये पूछ रहे हैं कि अगर वाकई उन्हें भी मालूम है कि महाराष्ट्र में ये चल रहा था, तो आज अगर कोई पुलिस अधिकारी ये चीजें उठा रहा है, नहीं आरोप किशोर तिवारी जी पर लगे थे, तो जरा उनसे जल्दी से जवाब ले ले, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। किशोर तिवारी जी बताइए। हाँ देखो, 2017 में जब ये बात सामने आई तो हमने उन पर पुलिस एक्शन लेके अरेस्ट भी कर लिया था। ये मैं क्लियर करता हूं। मैंने देवेंद्र जी से ये बात उजागर भी की थी कि और उन्होंने पहले 2014 के अंदर तो बहुत नियम बनाए थे और मिनिस्टरों के हाथ से ट्रांसफर निकाल ली थी। लेकिन बाद में जब 5 राज्यों के चुनाव आए तो ये फिर से ऐसे ही हो गया। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरीके की बातें आ रही है, मुझे बताओ, जैन साहब की भी एक फाइल वहां आई थी और देवेंद्र जी उस वक्त, देखो जैन साहब ने किसी भी डिबेट में आना नहीं चाहिए क्योंकि जैन साहब बेनिफिशियरी थे, तो ये बायस डिस्कशन हो जाता है। मैं कभी ये बात नहीं करता था। मैं रश्मि शुक्ला की बात कर रहा हूँ कि वो प्रामाणिक है, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया वही दलाल सक्रिय हुए, और लेकिन किसी ने पैसे नहीं दिए, इंक्वायरी हुई नहीं साहब, आप कैसे बोलेंगे पैसे दिए नहीं दिए? इंक्वायरी तो हुई नहीं उसकी। अरे उनकी ट्रांसफर ही नहीं हुई। इंक्वायरी के बिना निर्णय नहीं सुनाया जा सकता ना। इसीलिए अगर आज की तारीख में इतने गंभीर आरोप लगे हैं, इंक्वायरी हुई क्या? चाहे पुलिस की बात हो चाहे सरकार की बात हो, ये दोनों ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी ओर लोग विश्वास से देखते हैं। अगर वहीं से न्याय नहीं मिलेगा, कम से कम वो लोग तो इस बात से न बचे ना कि हम जांच के दायरे से ऊपर हैं। जैसे ही किसी ने मेरे ऊपर उंगली उठा दी, भाई तुम विरोधी के खेमे के हो, अगर इस तरह से होगा तो जो आवाज उठाना भी चाहते हैं सच्चे अधिकारी, वो भी डरेंगे इन सारी चीजों से। आप बाकायदा उस व्यक्ति पर भी जांच बैठा दें, लेकिन कम से कम इस मामले पर तो जांच बिठाई जाए। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आप पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी भटकाने की कोशिश कर रही है। शरद पवार ने अपनी तरफ से कह दिया था कि जो वहां के गृह मंत्री हैं वो अपने घर से नहीं निकले। आप लोगों ने जो सबूत दिए हैं उस पर भी आपसे चर्चा होगी, और साथ ही इस बात पर भी चर्चा होगी कि अगर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार कैसे। प्रेम शुक्ला जी, आपसे ये सवाल जो कि आपके विरोधी आप लोगों पर उठा रहे हैं कि बीजेपी केवल भटकाने की कोशिश कर रही है एक ऐसी चिट्ठी के आधार पर जिसमें जो नाम शामिल हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कभी हुई ही नहीं इस दायरे में, समय के इस दायरे में। देखिए, आप उस नहीं पहली बात तो क्या पूरा जितने नाम हैं क्या सार्वजनिक कर दिए गए हैं? क्या जो उसमें जो उस पेन ड्राइव में सुश्री रश्मि शुक्ला ने दिया था,
क्या सारा का सारा जो है सार्वजनिक किया गया है और क्या उसकी जांच की गई है और बिना जांच किए जो है नहीं, कृपा करके उसके एनेक्सर्स किशोर तिवारी जी उन्होंने सुन लिया है, उन्होंने सुन लिया है, उन्होंने एनेक्सर्स नहीं सार्वजनिक किए हैं। एनेक्सर्स नहीं, कृपा करके चीखिए, चिल्लाइए मत किशोर तिवारी जी, चिल्लाइए मत, चिल्लाने से कुछ लाभ नहीं होगा क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी गई है। महाराष्ट्र वसूली आघाड़ी का चेहरा बेनकाब हुआ है। बोल लेने दीजिए, नहीं तो आपको अपने ऊपर लगे आरोप ही नहीं सुनाई देंगे। एनेक्सर सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, एनेक्सर सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, एक बात, और उसकी जांच नहीं की गई, पुष्टि नहीं की गई है, तो क्या आपको सीएम कार्यालय ने भेज दिया था? किशोर तिवारी आजकल उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री कार्यालय आप ही संचालित कर रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री कार्यालय आप ही संचालित कर रहे हैं क्या? किशोर तिवारी आपको मुख्यमंत्री समय देता नहीं है और मीडिया में आकर रोते हैं और दुनिया भर की बातें करते हैं। आप कुछ दिन पहले मीडिया में आकर रो रहे थे कि उद्धव ठाकरे मुझे समय नहीं दे रहे हैं, और अभी बता रहे हैं कि एनेक्सर जो है मेरे पास आ गए। अभी आपकी स्थिति जो है, कृपा करके, नहीं आप ही रो रहे थे ना 4 महीना पहले किसानों के मुद्दे पर मिलने आए थे, उद्धव ठाकरे आपसे मिलने को तैयार नहीं हुए, राजभवन गवर्नर से मिलकर लौटे आप। तो कृपा करके जो है आप अधिक दावे जो बोस्टिंग करते हैं ना, बोस्टिंग करने की तुलना दूसरों को सुनने का जरा कष्ट उठाएं। तो पहली नहीं चर्चा आप भटका रहे हैं साहब, मैं तो आपके बीच में बिल्कुल टोका टोकी नहीं कर रहा था। चूंकि शिवसेना का महावसूली आघाड़ी वाला, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का महावसूली आघाड़ी का चेहरा बेनकाब हुआ है। एक उद्योगपति को डरा धमकाकर उससे वसूली का प्रयास होता है, सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए वसूली करने का प्रयास होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग में वसूली का प्रयास होता है, और जो जांच के लिए विसल ब्लोइंग करता है उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है, उसका जो है प्रमोशन रोक लिया जाता है, बाद में उसको डीजी सिविल डिफेंस में ट्रांसफर किया जाता है। तो आपने लगातार अपराधियों को बचाने का, जो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में अपराध हो रहा है, उस अपराध को बेनकाब कर देना, यह भ्रमित करना नहीं है, बल्कि अपराध को बेनकाब करना, अपराधियों को बेनकाब करना, यह विपक्ष का दायित्व है। और विपक्ष का दायित्व का भली भांति निर्वाह भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं। इसीलिए आपको पीड़ा है, इसीलिए आप जो है आपके चेहरे पर से जो रौनक गायब है, उसका कारण ये है क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी गई है। लेकिन चोरी और सीनाजोरी दोनों आपराधिक कृत्य हैं, चोरी और सीनाजोरी दोनों आपराधिक कृत्य हैं, और आपका अपराध जनाब बेनकाब हो गया है। महाराष्ट्र की जनता जान गई है कि आप महावसूली आघाड़ी, एक्सटॉर्शनिस्ट को प्रोटेक्शन देने वाले आप वसूलीबाज हैं, हफ्ताखोर है। आपकी हफ्ताखोरी जो है जनता के सामने आ चुकी है, आपका चेहरा काला पड़ चुका है, फिर भी आप कह रहे हैं गिरे फिर भी हमारी टांग ऊपर। ये मुंबईया कहावत है, गिरे फिर भी हमारी टांग ऊपर। जांच का इंतजार करना चाहेगी, दोनों ओर के आरोपों को देखने के बावजूद जांच का इंतजार करना चाहेगी, क्योंकि मुद्दा ये उठा है। क्लाइड जी, क्लाइड क्रास्टो जी, जो चीजें ये कह रहे हैं श्वेता जी, शरद पवार जी ने भी उसका जवाब देता ना श्वेता जी, सबके सामने आकर कहीं अनिल देशमुख का जिस तरह से बचाव हुआ, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पवार साहब को ही गलत इंफॉर्मेशन आप लोगों ने दे दिया था, ये गलत इंफॉर्मेशन या तुम गलत या हम सही, इस तरह की चीजों से तो सचमुच में बेहतर होगा कि वंस एंड फॉर ऑल ये मामला जांच के साथ सेटल हो। तो कर लीजिए ना, तो मैं सुन लीजिए अभी बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, जब कोई भी बातें कर रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं सुन लेता हूं। ये प्रेम शुक्ला जी जो है ना, हम तो यहाँ लड़ते ठीक है, लेकिन जब हम मिलते तो प्रेम शुक्ला जी और मैं बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, हमारा पर्सनल कुछ नहीं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी के बारे में मैं एक चीज तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि शब्दों के बादशाह है, इनकी शब्दों में शालीनता जो है बहुत अव्वल है। तो क्या बड़े बड़े शब्द डाल देते और यहाँ वहां से दिशा भूल कर देते। सवाल ये है कि वो जो वसूली की बात कर रहे थे, वो जो बात करते पर्दाफाश की बात कर रहे थे, पर्दाफाश तो हमने किया फडणवीस साहब के झूठों का, वो जो झूठ बोल रहे थे उसका पर्दाफाश हमने किया है। तो मैं तो कहता हूँ फडणवीस जी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले, रोज बातें करे, रोज झूठ बोले ताकि हम पर्दाफाश करें। थोड़ी बातचीत करते नहीं तो करने दीजिए रोज, हम तो नहीं श्वेता जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके चैनल ने दिखाया कि वो जो अस्पताल के लॉन में बैठकर कर रहे थे, आपके रिपोर्टर ने बताया कि भाई वो सवाल कर रहे थे, पत्रकार जा रहे थे, जब सवाल किया तो बैठे, और आप ये भी कह रहे हैं कि पत्रकार परिषद क्या। श्वेता जी आप नहीं श्वेता जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और नॉर्मल टिक-टैक में क्या फर्क होता है, आपको पता है। आप उस दिशा में नहीं जाइए तो अपना हमारा डिबेट अगली तरफ चले जाएगा।
मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप कह रहे हैं कि पवार साहब को एक फडणवीस साहब बोलते हैं कि हमने जानकारी झूठी दी। कोई झूठी जानकारी नहीं दी। फडणवीस साहब जो है वो दिशा भूल करने में माहिर है। जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, और देखो क्या है, फडणवीस साहब के ऊपर प्रेशर था, वो रोज तारीख पे तारीख दे रहे थे, आज सरकार गिरेगी, कल सरकार गिरेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। अब इतने समय बीत गए, कुछ हो नहीं रहा है, तो जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं फडणवीस साहब डेस्परेट होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई आसान काम नहीं कि भाई सरकार गिरा दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। नहीं, हम तीनों मिलकर ये सरकार चलाएंगे, 5 साल चलाएंगे, और मैं, आप और प्रेम शुक्ला जी ऐसी डिबेट पर आएंगे और चर्चा करते रहेंगे 5 साल तक, कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। लेकिन सच्चाई जो है वो बाहर आ रही है रोज, और आते रहेंगे। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं फडणवीस साहब का, रोज पत्रकार परिषद लेके झूठ निकाले और हम उनका झूठों का पर्दाफाश करते रहेंगे। जैन साहब, श्वेता जी, मैं सिर्फ जिस तरह से विसिल ब्लोअर को टारगेट करने की बात, चार्टर फ्लाइट का जो मैनिफेस्ट दिया, वो मैनिफेस्ट सही है कि नहीं है? अनिल देशमुख जिस काल में कहा जा रहा है, जिस काल में कहा गया, सही है ना? बस मुझे 10 सेकंड, अरे प्रेम शुक्ला जी सही है मेरे भाई, श्वेता जी 10 सेकंड, सही है, बम्बई आए थे वो। 10 सेकंड नहीं, कृपा करके मुझे बताइए ना, जब आप कह रहे थे क्वारंटाइन है, क्वारंटाइन पीरियड में आप एयर ट्रैवल की परमिशन कब दे दी आपने? क्वारंटाइन पीरियड में एक मंत्री को आपने ट्रैवल की परमिशन कैसे दे दी? ये कोविड नियमों का उल्लंघन है कि नहीं है? आप क्वारंटाइन पीरियड में आप किसी को ट्रैवल करने का परमिशन दे सकते हैं क्या? और किसी अस्पताल में जो कोविड में कोई एडमिट हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है क्या? ये भी बता दीजिए। और वो लगातार लोगों से क्वारंटाइन पीरियड में अधिकारियों से मिल सकता है क्या? अभी सह्याद्री गेस्ट हाउस जा सकता है क्या? लीजिए, ये सवाल भी पैदा होते हैं ना। सह्याद्री गेस्ट हाउस एक आदमी क्वारंटाइन पीरियड में कैसे गया? प्रेम शुक्ला क्वारंटाइन पीरियड में उसने विमान प्रवास कैसे किया? प्रेम शुक्ला जी, आपने अपना पॉइंट रख दिया है, आपने अपना पॉइंट रख दिया है। लेकिन देखिए, ये दो बहुत अलग अलग चीजें हो रही हैं। जी जी राष्ट्र जी बताइए, लेकिन सीधे तौर पर जिस टाइम फ्रेम की बात हो रही है, उस समय कोविड नियम बहुत सख्त थे क्वारंटीन को लेकर। सुनिए, नहीं, सुन लीजिए। प्रेम भाई तो मेरे अच्छे मित्र है, वो हमेशा सवाल करते, मेरा फायदा होता है। सुन लीजिए, पहली बात तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ नहीं, उसकी बात जो है वो एकदम स्पष्ट तरीके से बताई, और ये कोरैबोरेटिव फैक्ट है, वीडियो का है। दूसरी बात ये कहते हैं क्वारंटाइन पीरियड में चार्टर्ड फ्लाइट में आए थे मेडिकल ग्राउंड्स पे उन्हें कहा गया था कि आप मुंबई जाइए। वो भी हमारे पास लेटर है, सब कुछ हमने पब्लिक डोमेन में किया है। प्रेम शुक्ला जी को बोले इतना होमवर्क कर रहे ना, या फिर फडणवीस साहब जो शेरलॉक होम्स की तरह आजकल आपके दोस्त से आप कह दीजिएगा, कर रहे हैं ना। हम जरा किशोर तिवारी को भी जोड़ लेते हैं इस चर्चा में, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। तिवारी जी बोलिए। आप मुझे बताइए, जिस फ्लाइट में जो उनके साथ जो साथी है, वो सारे क्या डॉक्टर्स हैं क्या? उनके साथ जो साथी ट्रैवल कर रहे हैं? जी प्रेम शुक्ला जी एक मिनट। मेडिकल ग्राउंड्स पर बम्बई आए थे, मेडिकल ग्राउंड्स पे उन्हें बम्बई आना पड़ा। ये आज आप कर लीजिए जाके, थोड़ा सा आप भी शेरलॉक होम्स बन जाइए। लेकिन वो स्टेटमेंट में तो नागपुर में मेरी बात सुन लीजिए श्वेता जी, 1 मिनट बोलना। हम तो शेरलॉक होम्स बन जाएंगे, आप दाऊद इब्राहिम। नहीं, नागपुर में नहीं थे, नागपुर में नहीं। प्रेम शुक्ला जी, क्लाइड कास्ट्रो जी, आप दोनों ने अपनी दोस्ती का बहुत दम भरा है। हम चाहेंगे कि उस दोस्ती की इज्जत रखते हुए जरा किशोर तिवारी जी को बोल लेने दीजिए। अभी काफी देर से नहीं बोलिए किशोर जी। देखो श्वेता जी, क्या है, जो अत्यंत गोपनीय पत्र है, वो पत्र विपक्ष के नेता के पास आता है। अत्यंत गोपनीय सीडीआर विपक्ष के नेता के पास आता है। और आप पीके जैन साहब भी मुझे कहते हैं कि रश्मि शुक्ला के इंटीग्रिटी पर सवाल मत उठाओ। देखिए, मैंने सुबोध जायसवाल डीजी रहते हुए जिन्होंने पैसे दिए उनकी भी लिस्ट में दे सकता हूं। आप मुझे ये मत बताइए कि देवेंद्र फडणवीस के वक्त प्रवीण परदेशी के कैबिन से रखे हुए भाई, आप उसको दीजिए ना, सार्वजनिक जी। आपको अभी का अभी गवाह बना लिया जाएगा, और इतने सारे सबूत अगर आपके पास थे तो आपको रखने नहीं चाहिए थे अपने पास। हाँ, मैं गवाह। मुख्यमंत्री कार्रवाई करें ना, अपराधियों को संरक्षण क्यों दे रहे हैं आप? इतने दिन से वो चीजें क्यों नहीं आपने सामने कही? अगर वाकई ऐसी चीज, ये तो देखिए अगस्त की चिट्ठी है और ये मार्च का महीना है, 7 महीने बाद, और ये बाकायदा जिन को ये एड्रेस था, ऐसा नहीं है कि सीधे तौर पर उसी समय लीक कर दिया गया था इस चिट्ठी को। अगर उस लीक करने वाली बात को या फिर किसी पार्टी के एजेंट होने की बात को इस तरह की, कहीं विसिल ब्लोअर को तो नहीं आप लोग बिल्कुल निशाने पर ले रहे हैं कि जो
सफाई करना फ्लोर नहीं है, आपके हिसाब से नहीं है। अरे अफसर है सरकार की, और बहुत सेंसिटिव पोस्टिंग सरकार के अफसर भी विसिल ब्लोअर होते हैं। अफसर विसिल ब्लोअर नहीं हो सकता है। नौकरी के नियम तोड़े हैं, पे प्रतिबंध लगा दिया है नौकरी तोड़ी है इन्होंने। महाराष्ट्र सरकार से गद्दारी की है, इनको नौकरी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये भाग के गए हैं वहाँ पर। सच बोलना गद्दारी है। किसी सरकार की लॉयलिस्ट नहीं होने की बात है, देश से गद्दारी नहीं करनी चाहिए, बस ये उम्मीद करते हैं अगर किसी ने वर्दी पहन ली है तो। इसीलिए आप किसी एक सरकार से गद्दारी की बात मत कीजिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे महाराष्ट्र सरकार हो। नहीं, जैन साहब मैं आपको जोड़ना चाहती हूँ। पीके जैन साहब, आप पर भी उंगलियां उठा दी गई, लेकिन आप जो रश्मि शुक्ला की बात कर रहे हैं, जी आप बताएं। मैं वही कहने वाला था कि तिवारी जी ने पहले जो था, तिवारी जी ने नहीं, इन्हीं के पार्टी के किसी दूसरे व्यक्ति ने रश्मि शुक्ला को बीजेपी का एजेंट बता दिया। अभी तिवारी जी ने बोल दिया कि पीके जैन भी उनके बेनिफिशियरी हैं। तो आपके टाइम में अजय मेहता हैं, संजय कुमार हैं, दुनिया भर के अधिकारियों को किसी न किसी कमीशन के ऊपर लिया गया है, तो वो सब आपके एजेंट हो गए क्या? तिवारी जी, कोई चीज जब आप बोलते हैं तो जरा जिम्मेदारी से बोलिए। मैं आपका बहुत आदर करता हूं, आप अच्छी बात रखते हैं, लेकिन आप मुझे ये सिर्फ 2-3 चीजों का जवाब दे दीजिए। आप 4 साल तक पिछली गवर्नमेंट के टाइम पे चुप रहे कि आपने बोला कि वहां सब दलाल भरे रहते थे सरकार में, आपने कुछ नहीं बोला। अगस्त महीने से चिट्ठी आई हुई है सरकार के पास में, जिसमें स्पेसिफिक एलिगेशंस सीक्रेट लेटर के द्वारा रश्मि शुक्ला ने भेजे, उसकी जांच नहीं की गई, उसकी बेचारी की बदली कर दी गई। उसके बाद में परमवीर सिंह ने कुछ बोला, आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी का एजेंट हो गया, बीजेपी के साथ में मिल गया, और उसके जो है उसने बदली होने के बाद ही आरोप किए, उसकी जांच नहीं होगी। उसकी जांच आप देना चाहते हैं किसी रिटायर्ड ऑफिसर को, जो फिर आपकी बात सुने। अभी रिबेरो साहब ने तो मना कर दिया, अब आप किसको पकड़ के लाएंगे पता नहीं। जो जांच है मनसुख हुरैन की, जहां से बात शुरू हुई थी, और जो एंटीलिया केस की जो बात है, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। अरे आप जो एटीएस वाला केस है वो भी दे दीजिए एनआईए को, तो कम से कम एक जगह ढंग से जांच तो हो जाएगी, कहीं ना कहीं न्याय तो मिलेगा किसी को। अब ये झगड़े में कुछ होने वाला नहीं। बेहद गंभीर है, जांच इसकी बेहद जरूरी है, और जांच सिर्फ ऐसी न हो कि चंद मुट्ठी भर लोगों को सिर्फ इसलिए उन पर कार्रवाई हो जाए क्योंकि किसी और को बचाना हो। पूरी निष्पक्षता से, स्पष्टता से, ट्रांसपेरेंसी के साथ ये पूरी जांच होनी चाहिए। हालांकि क्रास्टो जी ने कहा है कि जांच से किसी को किसी भी तरह का ऐतराज नहीं है। उम्मीद है कि ये जांच बिल्कुल होगी और साफ होगी और बिना किसी खौफ के होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। पटना में जबरदस्त बवाल हुआ है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक को लेकर आरजेडी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया, विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा किया। हालांकि हंगामे के बीच बिल को पेश कर दिया गया। सभी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के दफ्तर को घेर लिया, उन्हें बाहर जाने नहीं दिया। मार्शल के थकने के बाद जिला पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पटना के डीएम-एसपी पहुंचे। बहुत मेहनत के बाद विपक्षी विधायकों को हटाया गया। इनमें कई विधायक घायल हो गए। हमारे संवाददाता सुजीत झा ने मौके का जायजा लिया। बिहार विधानसभा में इस तरह का दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया था कि जब विधानसभा अध्यक्ष को उनके कक्ष से न निकलने दिया जाए। आज सदन 4:30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ था, लेकिन विपक्ष के सारे विधायक घेरा बना के उनके चेम्बर के बाहर खड़े रहे और उनको निकलने नहीं दिया गया। लगातार जो है कोशिश की जा रही है। पहले मार्शल के द्वारा कोशिश की गई, उसके बाद से जिला प्रशासन को इसके लिए खबर दी गई। पहली बार पटना के डीएम और एसपी को बुलाया गया है अध्यक्ष को रेस्क्यू करने के लिए, ताकि वो अपने कक्ष से निकलकर सदन में जा सके। सारा मामला बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को लेकर है और इसको विपक्ष लगातार काला कानून बता रहा है। लेकिन सरकार का कहना है कि ये जो बिहार में बीएमपी है, बिहार मिलिट्री पुलिस, उनका नाम बदल कर और उनको कुछ नए अधिकार दिए जा रहे हैं, जो कि देश के अन्य राज्यों में भी इसको इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। तो ऐसे में विपक्ष इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका कहना है कि इससे सशस्त्र बल को विशेष अधिकार मिल जाएगा, बिना वारंट के वो किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, कहीं सर्च कर सकते हैं। ये काला कानून है। जबकि सरकार का कहना है कि ये जो विशेष बल बनाया जा रहा है, ये जो प्रतिष्ठान है,
जो सरकार के प्रतिष्ठान होंगी उसके सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जैसे CISF है उसके तर्ज पर ये बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट हो या फिर मेट्रो हो या फिर कोई इस तरह के जो प्रतिष्ठान हैं जो ऐतिहासिक महत्व के हैं, उनकी रक्षा के लिए इस तरह का बल का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन विपक्ष इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल पेश हो चुका है सदन में, लेकिन उसको पास कराना अभी बाकी है। दंगल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।